तो दोस्तों पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 3 तक हमने निपटा दिया, मतलब लगभग डेढ़ जो है मेथड जो है निपट गया, डेढ़, क्योंकि अभी थोड़ा रह रहा है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमें करने हैं अभी, और इसके इस मेथड को भी हम यहाँ पे खत्म करेंगे। क्लियर है भैया? चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है। देखो, इस क्वेश्चन को देख करके आपको लग रहा होगा ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है। बिल्कुल, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। हमने इसको प्रत्यक्ष विधि से किया था, और अब हम इसको किससे करने वाले? लघु विधि से करने वाले हैं। क्लियर हो गया? लघु विधि का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चैप्टर पूरा कटा हुआ है तो 2-3 फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, वरना अगर सोचो वो चैप्टर आ रहा होता तो आपको कितने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं ना। तो फटाफट से इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, जैसा भी आपने पिछली वीडियो में मेरे साथ एक फॉर्मूला याद किया था प्रत्यक्ष विधि का, ऐसी लघु विधि से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। कोरिलेशन मुझे निकालना है, नहीं आर निकालना है। फॉर्मूला है सिग्मा dx इंटू डी वाई माइनस करके सिग्मा dx इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन में n, और फिर पूरा न्यू जो अपॉन आएगा उसके बाद डिनोमिनेटर में आएगा आपका रूट करके सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन में n। बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में y को लिखा गया है, सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन में n, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए ना हम इसको याद करेंगे। ठीक है, और इसको क्या नाम है, कैलकुलेट भी करेंगे। देखते देखते याद भी जाएगा और कैलकुलेट भी करेंगे इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का। साथ ही साथ मैंने कहा था ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लो तो बस डैश डैश लग जाएगा अगले वाले फॉर्मूले में। जो अगला जो पद विचलन आएगा ना मेथड, उसमें सिर्फ डैश डैश लग जाना, बाकी सेम रहेगा कॉन्सेप्ट, है ना। तो देखो, सबसे पहले मैंने x उतार लिया अपने सामने। अब मुझे सबसे पहले देखो करना क्या होता है। देखो, ये जो लघु विधि और पद विचलन विधि होती है, इसके अंदर क्या होता है ना, आपको x बार निकालना नहीं होता, मीन निकालना नहीं पड़ता। आप कोई सा भी मीन मान सकते हो। तो आप 60 से भी कर सकते हो, 80 से भी कर सकते हो, 70 से भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे। तो मैं बीच का कोई भी एक मान लेता हूं। मैं इसको मान लेता हूं a बराबर मैंने 80 मान लिया। क्या दोनों सीरीज में बी, अगर मान लो मैंने इस वाले सीरीज में 80 माना बीच वाला, तो क्या इस वाले में 55 मानना पड़ेगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसमें 60 मान सकते हो, इसमें 55 मान सकते हो, है ना। तो उससे कोई मतलब नहीं, वो सीरीज अलग है, ये सीरीज अलग है, एक्स अलग है, वाई अलग है, तो आप अलग अलग क्या मान सकते हो। इसमें मैंने ए इसको माना है, तो आप उसमें ए किसी को भी मान सकते हो। इसको मानो, इसको मानो, उसको मानो, आपका जो मन करे। क्लियर है? तो चलो, तो पहले वाले में भी आप 60 लेके भी कर सकते हो, मैंने बोला आपको 70 लेके भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो स्टार्ट करें अब इसको। चलो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम dx निकालेंगे, जो कि हमारा होगा x माइनस ए। क्या होगा? x माइनस ए। तो 55 में से 80 या कितना आएगा? माइनस का 25, ये माइनस का 20, 0 माइनस का 10 और माइनस का 15, है ना। फिर मुझे सिग्मा dx भी चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, सिग्मा dx यहाँ पे, हाँ सिग्मा dx भी चाहिए। तो सिग्मा dx निकाल लेंगे। एक सेकंड, मेरे कॉल आ रही है, आप जरा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। ठीक है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जरा करो आप। तो कितना हो गया? 25 और 15, 40, 50, 60, 70, माइनस का 70 आ रहा है शायद ये। 25, 40, 50, 60, 70, देखो 70 ही आ रहा होगा, देख लेना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना, कहीं गलत ना हो जाए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? dx स्क्वायर चाहिए। तो 25, 25, 625 होता है, ये 400 होता है, ये 0, ये 100 होगा, अरे 15, 15 या 225 होगा। तो सिग्मा dx स्क्वायर आ गया आपका कितना? इनको जोड़ के कितना आ रहा है, एक बार चेक करेंगे। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा। वेयर इज कैलकुलेटर? ये रहा। ये आ रहा है 1350। ठीक है ना। तो मैंने निकाल दिया। तो मैंने क्या क्या निकाल दिया? सिग्मा dx स्क्वायर निकाल लिया, सिग्मा dx निकाल लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। डन। अब ऐसे ही क्या करेंगे, हम y को भी सॉल्व करेंगे। y लिख लेता हूं मैं अपने सामने। y क्या है? y है 40, 45, 55, 55 और 40। ठीक है, ये मैंने y लिख लिया। अब सेम इसी तरह से यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, पहले कोई a मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो वही मैं तो बीच वाला ही मान रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, वो कोई और मान सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने इसको a मान लिया। डन। तो मैंने a मान लिया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, वही सेम उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। सबसे पहले dy निकालेंगे, छोटा y जो होता है, ये निकलता है y में से a घटा के, है ना। तो 40 में से 55 गया, माइनस का 15, माइनस का 10, 0, 0 और माइनस का 15। यहां पे हमारा निकल जाएगा सिग्मा dy। कितना आएगा? 15, 15, 30 और 10 कितना हो गया? 40, माइनस का 40 आ रहा है। अब यहां पे मैं क्या निकालूंगा? अब ये भी निकल गया। अब निकलेगा dy स्क्वायर, 15, 15, 225, 100, 0, 0, 225। तो 225, 225 कितना होता है? सिग्मा dy स्क्वायर
बराबर 250, 400, 450, 550, ठीक है ना। तो ये 550 आ गया। तो यहाँ तक समझ में आया हमने क्या करा। सबसे पहले मैंने x का dx निकाला ये, और फिर ये। तो जैसे मैंने पहले वाला कॉन्सेप्ट किया था लगभग वही था, तो बस वहां पे x बार निकाला था, वहां y बार निकाला था, करा तो यही था ना, तो लगभग सेम हो गया। उसके बाद अब क्या चाहिए बताइए। इसने बोला अब हमें चाहिए सबसे पहले तो dx और dy की मल्टीप्लाई। तो dx और dy की मल्टीप्लाई चाहिए पहले तो dx का है ये रहा और dy का ये रहा। वहां पे भी क्या था, छोटा x और छोटे y की मल्टीप्लाई थी, लगभग वही कॉन्सेप्ट वही है सारा, ठीक है ना। तो 25 और 15 मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे को, कॉन्सेप्ट वही है सारे 25 15 375 होते हैं। फिर 10 और 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200, 0 0 0 0 10 0 और -15 ये 225 हो जाएगा। तो सिग्मा dx dy निकल जाएगा आपका 375, ये 575 तो ये हो गया, और 225 800 आ रहा है मेरा। ये कितना आ रहा है मेरा, तो ये 800 आ रहा है, ठीक है। चलो अब यहां तक हमारा हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब एक बार फॉर्मूले पुट करके देखते हैं क्या क्या मिल गया हमें। r इक्वल टू सिग्मा dx dy, ये रहा 800, माइनस सिग्मा dx का ये रहा माइनस का 70, इंटू सिग्मा dy माइनस का 40, अपॉन में n कितने 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। r बराबर नीचे आ जाएगा रूट में सिग्मा dx स्क्वायर 1350 माइनस सिग्मा dx का है हमारा, सिग्मा dx ये रहा 70 का होल स्क्वायर माइनस 70 का होल स्क्वायर अपॉन में n कितना था 5, मल्टीप्लाई सेम वही कॉन्सेप्ट सिग्मा dy स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर ये रहा 550 माइनस सिग्मा dy तो वैसे ये रहा -40 ही है ना, हाँ -40 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है 5, ठीक है। मैंने पुट कर दिया, देखते हैं सही आ रहा नहीं आ रहा, लगभग तो आ जाना चाहिए। r बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाना है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको 800 माइनस माइनस वाला माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस रहेगा 728 अपॉन में 5 डिवाइड बाय इसको करते हैं रूट 1350 माइनस, अब 70 का स्क्वायर कितना होता है, 70 का स्क्वायर होगा 4900 डिवाइड बाय कर देते हैं 5 साथ में 980, तो ये आगे 980 माइनस में, इसमें ऐसे इसको भी कर लेंगे 550 माइनस 440 का स्क्वायर होता 1600 डिवाइड बाय 5 320, ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 800 माइनस इसको डिवाइड किया 560 आ रहा है, ये रूट में आ गया पहले वाला 1350 माइनस 980 ये आ रहा 370, और ये आ रहा है आपका बगल वाला 550 माइनस 320 230, ठीक है ना। यहां तक हो गया। आगे चले उसके बाद 800 माइनस 560 ऊपर आ गया 240, है ना। इनमें से इनकी मल्टीप्लाई कर लो पहले, देखो यहां से दोबारा देखो 2 जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी तो 10 बार आ सकता है, 10 बार ले लेते हैं। अंदर बचा 37 और 23 2 3, ये कट गया। r की वैल्यू आ गई 24 बटे में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 37 और 23 है 650 अंदर 850 सॉरी 851, ये पहले भी आया था, याद होगा आपको, प्रत्यक्ष विधि में भी आया था। तो 24 अपॉन में कितना आ गया 851, ठीक है ना। तो उसको रूट निकाल लोगे तो वही आएगा आंसर जो पहले आया था, प्लस में 0.82 ही आया था हमारा, तो पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया 0.82, क्योंकि किसी भी मेथड से आप निकालते हो आंसर तो सेम ही आएगा ना।
ठीक है। तो रूट निकालना हमने सीखना ही है। देखो ये हमने सॉल्व कर दिया, तो कुछ नहीं था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। देखो तीन स्टेप, वही तीन स्टेप ये है, तीन स्टेप ये, जिसमें से एक एक तो दिया होता पहले से ही, है ना, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते जो dx dy होता है, या फिर जो छोटा x छोटा y होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते। तो वही कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सेम। फटाफट से नोट डाउन करिए। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको पदविचलन विधि से सॉल्व करना है। फॉर्मूला वही है, बस डैश डैश लगा दिया है, समझ में आ गया। फॉर्मूला वही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं x उतार लेता हूं, क्या है 5, 10, 15, 20 और 25। ये याद रखना, इस चैप्टर में आंसर जो है एक से ज्यादा नहीं आएगा। अगर आपका आंसर एक से ज्यादा आता है तो समझ लेना सीधा सीधा आपका आंसर गलत है, बात खत्म, है ना। तो आपको अपनी गलती वहीं बदल जाएगी। तो एक से ज्यादा तो आंसर आने वाला है नहीं। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो जैसे dx वहां निकाला था हमने, वही निकालेंगे, जो कि होता है x माइनस a होता है, ठीक है। एक स्टेप बढ़ जाएगा बस में, सेम वही कॉन्सेप्ट है, एक स्टेप बढ़ेगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे a मान लेता हूं, मैं a इसको ले लेता हूं बीच वाली फिगर। a बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, समझ में आ गया। तो मैंने a ले लिया है, अब मैं इसको करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलो, तो 5 में से 15 गए, आएगा माइनस का 10, माइनस का 5, 0, 10, और ये आएगा, नहीं सॉरी 5 आएगा, नहीं तो ये 5 आएगा, और ये आएगा आपका 10। ये मेरी इसकी जरूरत है नहीं ना मुझे, इसको छोड़ो, ये आ गया आपका। अब मुझे चाहिए dx डैश। ये कैसे निकलता है, जो आपने dx निकाला यानी x माइनस a जो निकाला अपॉन में c से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो x माइनस a जो निकाला उसको c से डिवाइड कर देना है। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, पीछे आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो गैप कितने कितने का, 5 5 का है, तो 5 को c मान लेते हैं। c बराबर मैंने 5 मान लिया, डिवाइड करिए। तो डिवाइड करेंगे तो 10 को 5 से माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, सिग्मा डी एक्स डैश निकाल लूंगा। ये कितना आ रहा है, 0। अब डी एक्स का क्या चाहिए, डैश का स्क्वायर। तो बस एक स्टेप क्या बना कि ये जो निकाल रहा था ये दोबारा निकाला मैंने, फिर ये निकाला और देन ये तो निकालने थे, ठीक है ना। तो डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, स्क्वायर कर लेते 4, 1, 0, 1 और 4। तो 4 4 8 9 10। तो ये सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर आ गया आपका कितना, 10। तो ध्यान से देखिए, पिछले वाले में क्या निकाला था मैंने, ये निकाला था, देन उसको स्क्वायर कर दिया था। अब की बार क्या डी डैश भी निकालना था, डी एक्स डैश निकालना था, जो कैसे सी से डिवाइड करके निकलता है। और सी क्या होता है, इनका गैप देख लीजिए, मिनिमम गैप आप ले सकते हो। क्या ले सकते हो मिनिमम गैप आप ले सकते हो। डन। तो ये मेरा पूरा एक्स सॉल्व हो गया। अब मैं आता हूं वाई के पास। वाई मेरे पास है 40, 35, 30, 25 और 20। ऐसे ही डी वाई निकालेंगे, वाई में से ए घटा के, ठीक है ना। बट उसके लिए पहले मैं ए मान लेता हूं कुछ चीज। ए मैं बीचों बीच वाली फिगर ले लेता हूं, ये मेरा ए हो गया। डन, इसको मैंने ए मान लिया अपना। अब 40 में से 30 गया, माइनस का 10, नहीं प्लस का 10 आएगा ना, प्लस का 10, प्लस का 5, 0, माइनस का 5 और माइनस का कितना आ रहा है, 10, है ना। फिर इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, इसका डी वाई डैश निकालने के लिए डी वाई जो है उसको सी से डिवाइड कर देंगे। आप C1 C2 मान सकते हो, उसको C1 इसको C2 मान सकते हो, ठीक है ना चल जाएगा। तो C1 C2 आप मान लीजिए चाहे तो ये मेरा C मैंने यहाँ पे मान लिया कितना, 5, इसमें भी 5 5 का गैप मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप C1 C2 मान सकते हो। देखो इस तरह से, इसको अगर मैं C1 लिख दूँ तो C1 हो गया, ये C2 हो गया तो ये C2 मान लिया, ठीक है ना। C2 इक्वल टू 5। डिवाइड करिए, 5 2 10, 5 1 5, 0, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है ना। और सिग्मा डी वाई डैश जो है वो भी कितना आ गया, 0। इसके बाद मुझे डी वाई डैश का स्क्वायर चाहिए, 4 1 0, है ना, यही आ रहा ना, 1 और 4। तो सिग्मा डी वाई डैश का इसका स्क्वायर है वो भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया, 10 तक तो निकल गया। अब आपको क्या चाहिए बस याद है ना, डी वाई डैश का फर्क पड़ा है, बाकी सब सेम चल रहा है। उसके बाद अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई चाहिए थी, तो डी एक्स डैश डी वाई डैश। तो डी एक्स डैश कौन सा, ये वाला, ये, और डी वाई डैश कहाँ है, ये। तो 2 2 4, माइनस का 4, 1 1 1, माइनस का 1,
0 0 ज़ा 0, -1 और -2 और 2 2 ज़ा 4। ये आ गया आपका सिग्मा डी एक्स वाई डैश जो भी है, डी एक्स डैश वाई डैश माइनस का 10। कितना आ रहा है? माइनस का 10। ठीक है ना, तो यहां तक मैंने इसको निकाल लिया। अब पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, r इक्वल टू डी एक्स डैश वाई डैश कितना आ गया? माइनस का 10, ये रहा। फिर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश ये रहा 0 इंटू 0, ये भी 0 ही था, है ना, दोनों 0 है। अपॉन में n कितने? 1 2 3 4 5 है। ठीक है ना, n कैसे निकाला? इनको काउंट करके कितने? तो 2 2 3 और 2 5, है ना। उसके बाद रूट लगाया, सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर, डी एक्स डैश का स्क्वायर ये रहा 10 माइनस डी एक्स, ये रहा डी एक्स जो था मेरा कितना था? 0 था, सिग्मा डी एक्स डैश, है ना, ये रहा 0, कहाँ गया? सॉरी, ये रहा 0, सिग्मा डी एक्स डैश 0 हो गया। इसका स्क्वायर अपॉन में n कितना? 5। ठीक है ना, ऐसे ही ये भी 10 दिया हुआ है, सिग्मा डी डैश वाई स्क्वायर ये रहा, और सिग्मा डी एक्स डी कितना? सिग्मा डी वाई डैश 0 कितना है? 0 है, अपॉन में 5, सिग्मा डी वाई डैश ये रहा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में ये। ठीक है, तो सारा पुट किया हमने, सब 0 0 दिख रहा है तो सब जगह, ये सारा 0 हो जाएगा, ऊपर बच गया माइनस का 10, नीचे ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ भी बचेगा 10। r इक्वल टू -10, इन दो 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 10 बाहर आ गया, 10 से 10 कट गया, r की वैल्यू माइनस का 1 आ गया। क्या आ गया? -1। इसमें ऋणात्मक कोरिलेशन है। क्या है? ऋणात्मक कोरिलेशन है इसमें। ठीक है, सहसंबंध है, उतार लीजिए इसको भी। तो आगे देखिए अब, ठीक है ना, देखो अभी मैंने अब इसमें इसके गुण और दोष पे आ गया हूँ। आपको क्या करना है? आपको इन्हीं मेथड के एक दो क्वेश्चन और करने हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, करिए क्वेश्चन, करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, और फिर कमेंट बॉक्स में बोलिए कि आपसे क्वेश्चन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। प्लीज बता दीजिए उसके बारे में, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले कि जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपको मदद हो भी रही है या नहीं हो रही है। डन। तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है अगला वह हमारा कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के गुण व दोष। तो सबसे पहले गुण की बात करें तो यह सहसंबंध की दिशा धनात्मक यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो यह सहसंबंध की जो दिशा होती है, आप धनात्मक या ऋणात्मक लिख लो, ज्यादा बढ़िया। और श्रेणी, देखो एक तो दिशा बताता है, क्या बता रहा है? दिशा, और दूसरा उसकी श्रेणी मतलब कि वो उच्च श्रेणी का है, मध्यम श्रेणी है, न्यून है। ठीक है ना, कि ऋणात्मक में भी कौन सा ऋणात्मक, धनात्मक में भी कौन सा धनात्मक, उच्च निम्न, इस टाइप का ना जो भी होता है। तो उसने बोला यह सहसंबंध की दिशा, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक, और साथ ही साथ श्रेणी जो उच्च मध्यम न्यून की जानकारी क्या देता है? साथ साथ देता है। नंबर 2, यह गुणांक सहसंबंध का आदर्श माप माना जाता है, अच्छा माप माना जाता है ये। ठीक है, क्योंकि यह समांतर माध्य और मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, पर आधारित होता है। ये समांतर माध्य और जो हमारा जो दूसरा कौन था? मानक विचलन, जिसको हम प्रमाप विचलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाप विचलन भी कहते हैं, प्रमाप विचलन, ठीक है, भी कहते हैं। तो इस पर आधारित होता है। ठीक है ना, एक ही बात होती है दोनों। आगे, यह सहसंबंध की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रदान करता है। क्या करता है? स्पष्ट और सही तस्वीर प्रदान करता है। तो 3 हमारे पास इसके क्या हो गए? गुण हो गए। पहला गुण क्या है कि ये सहसंबंध की जो दिशा है वो और श्रेणी के बारे में साथ साथ जानकारी देता है। साथ साथ इसको आदर्श माप माना गया क्योंकि इसमें समांतर माध्य और मानक विचलन दोनों का ही क्या करते हैं? यूज होता है, उसके ऊपर ये इन पर ये आधारित होता है। दूसरा, सहसंबंध की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रदान करता है। दोष क्या है? चरम मूल्यों से, चरम यानी जो सीमांत मूल्य उनसे प्रभावित हो जाता है। अर्थात बहुत छोटे और बहुत बड़े मूल्यों का सहसंबंध गुणांक पर क्या पड़ता है? अनुचित प्रभाव पड़ता है। तो चरम मूल्यों से प्रभावित है, सीमांत मूल्यों से प्रभावित है, ठीक है ना। अर्थात बहुत छोटे और बहुत बड़े जो मूल्य होते हैं उनका सहसंबंध गुणांक पर क्या पड़ता है? अनुचित प्रभाव पड़ता है। और इसकी गणना में अधिक समय लगता है और गणना करने में कठिन भी है। यानी तुलनात्मक रूप से मतलब होता है कि आप ये लिखना कि तुलनात्मक रूप से गणना करने में कठिन है। क्यों? क्योंकि जो पहला मेथड है वो आसान है। पहला मेथड मतलब समझ रहे हो, जो आपने वो पढ़ा था ना स्कैटर डायग्राम, वो सही है, और रैंक कोरिलेशन बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो बीच में बच गया बीच वाला कार्ल पियर्सन मेथड, ये थोड़ा सा क्या रूट आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा गणना करने में क्या थोड़ा कठिन है। तुलनात्मक रूप से मतलब उन दोनों जो मेथड एक हमने पढ़ लिया, एक हमने पढ़ना है, तो उन दोनों मेथड के हिसाब से देखा जाए तो गणना करने में थोड़ा कठिन है। ठीक है, नोट डाउन करिए।
अब आगे देखिए ध्यान से, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं, या अगर आपसे पूछा जाए कि सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं तो यही लिख लेना, ठीक है, जो बताया जा रहा है। तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं बोले, या सिर्फ बोलेगा सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं, सिर्फ इतना भी बोलेगा तो ये आप लिख लीजिए। मैंने 5 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना, आप इससे ज्यादा लिख सकते हो, बुक में से ज्यादा हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, सहसंबंध के इस माप से सहसंबंध की दिशा धनात्मक या ऋणात्मक, आप इसको धनात्मक या ऋणात्मक लिख सकते हो, ज्ञात हो जाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। इससे क्या है, सहसंबंध की दिशा यानी क्या वो धनात्मक है या ऋणात्मक, ये पता चल जाता है, ठीक है ना। इसके माध्यम से सहसंबंध का संख्यात्मक माप, कौन सा माप, संख्यात्मक माप प्राप्त हो जाता है, ये भी हमें पता है। इसमें संख्यात्मक माप जो होता है वो प्लस का 1 और माइनस का 1 के बीच में रहता है, यानी जो आंसर रहेगा वो +1 और -1 के बीच में रहेगा, एक से ज्यादा कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर हो गया। देन +1 को पूर्ण धनात्मक बोलते हैं, -1 को पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध बताता है, यानी +1 पूर्ण धनात्मक तथा -1 पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को बताता है। तो ये कोई बड़ी बातें नहीं है, सारी बातें आपको पता है, ठीक है ना। बस आपको मैं आपको एक वे दिखा रहा हूं कि आप इस तरह से लिख के आओगे, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो, यदि गुणांक 0 है, अगर आपका गुणांक 0 आ रहा है तो यह सहसंबंध की अनुपस्थिति को व्यक्त करता है कि सहसंबंध है ही नहीं, जीरो कोरिलेशन है ना। उसके अलावा इसके अंतर्गत गुणांक का संख्यात्मक माप 0 से 1 की ओर, यानी 0 से 1 की ओर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सहसंबंध की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, पहला सहसंबंध के इस माप से सहसंबंध की दिशा यानी धनात्मक या ऋणात्मक ज्ञात हो जाती है। नंबर 2, इसके माध्यम से सहसंबंध का जो संख्यात्मक माप जो है ना वो पता चल जाता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा उसने बोला अगर आपका जो संख्यात्मक माप जो होता है वो आपका +1 और -1 के बीच में रहता है, +1 पूर्ण धनात्मक, -1 पूर्ण ऋणात्मक को बताता है। अगर गुणांक आपका 0 है तो उसका मतलब वो सहसंबंध की अनुपस्थिति को बता रहा है। साथ ही साथ अगर गुणांक जो गुणांक का संख्यात्मक माप अगर आपका 0 से 1 की ओर जा रहा है, 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो 0 से 1 की ओर अगर आपका जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उनमें सहसंबंध की मात्रा भी बढ़ती जाती है। यदि r बराबर 0 हो तो इसका मतलब दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये हमने पढ़ लिया कि r बराबर 0 तो दोनों चरों के बीच में संबंध नहीं होता, परंतु इस किसी दूसरे प्रकार का संबंध हो सकता है। यानी हमें पता r बराबर 0 होने पर संबंध नहीं होता है, मगर साफ साफ लिखा है बुकों में कि किसी दूसरे प्रकार का संबंध हो सकता है ना, परंतु किसी अन्य प्रकार का संबंध हो सकता है। तो ये लाइन मैंने वहीं से लिखी है, ठीक है ना। आगे, यदि दो चर x और y जो आपको दिए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र है तो उनके मध्य जो सहसंबंध होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। भाई जब एक जो श्रेणी है तो उसको दूसरी श्रेणी से कोई मतलब ही नहीं है तो उसका मतलब सहसंबंध क्या होगा, 0 होगा। वो तो नॉर्मल सी बात है भाई, मेरे को अगर आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको अगर मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसका सहसंबंध क्या हुआ, हमारे बीच में 0 हो गया, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। और यह एक सापेक्ष माप बोला है। एक चीज हमेशा याद रखना स्टैट के अंदर जब भी गुणांक निकालोगे, जैसे मानक विचलन गुणांक, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर, जिन्होंने इससे पहले चैप्टर किया उसको पता है कि जब भी गुणांक आता है वो सापेक्ष माप होता है। 2 माप होते हैं, निरपेक्ष सापेक्ष, है ना। तो जब भी गुणांक होता है, किसी के पीछे भी गुणांक लग जाए, किसी के पीछे भी, है ना, तो हमेशा वो कौन सा था, सापेक्ष। समझ में आ गया। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट वर्ड यूज हो गया, हमने क्या बोल दिया सीधा, उसको क्या बोल दिया था, सापेक्ष। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी तो कोएफिशिएंट ही है, ये क्या है, गुणांक। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हाँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही तो है ये भी। तो कोएफिशिएंट जब भी लगता है, गुणांक जब भी लगता है वो सापेक्ष माप होता है। कौन सा माप होता है, सापेक्ष माप होता है। तथा यह एक शुद्ध अंक, इसको शुद्ध अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्ध अंक है ये, जो मापन इकाइयों से स्वतंत्र होता है। क्या होता है, जो मापन इकाइयों से क्या होता है जो मापन इकाइयों से स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो ये मैंने 5 मिनट मैंने आप लिख दिए तुम्हारे लिए, ठीक है ना। चलो, तो मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करता हूं, एंड करता हूं। मेरे 2 मेथड खत्म होते हैं, अब एक मेथड रह गया इसका, आपको बताइए। एक मेथड स्पेयरमैन वाला रह गया, स्पेयरमैन वाला है ना, उसको खत्म करेंगे अगले पार्ट में, और इस चैप्टर को भी दी एंड बाय बाय बोलते हैं उसके बाद, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर 5 में।